हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नॉलेज रेस। फ्रेंड्स, ये फंडामेंटल राइट्स की सीरीज़ है। इसमें 5 से 6 लेक्चर आपके जो होंगे, तो उसका आज पहला लेक्चर है। और इस फर्स्ट लेक्चर में हम जो है क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं वो करेंगे फ्रेंड्स। फंडामेंटल राइट की इंट्रोडक्शन करेंगे, इसके साथ ही फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट करेंगे, इमरजेंसी प्रोविज़न करेंगे। जब हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी या किसी भी प्रकार की इंटरनल एक्सटर्नल इमरजेंसी होती है, तो तब फंडामेंटल राइट्स के साथ क्या होता है, क्या वो लागू रहते हैं या सस्पेंड कर दिए जाते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो इस टॉपिक से बनते हैं फ्रेंड्स, वो भी मैं साथ साथ डिस्कस करता जाऊंगा और आपको बताता जाऊंगा कि कौन कौन से पॉइंट्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, एक फंडामेंटल राइट की सीरीज़ के साथ साथ आपकी कंप्यूटर सीरीज़ भी चलती जाएगी। उसका फर्स्ट लेक्चर जो है मैं अपलोड कर चुका हूँ। और इसके साथ ही आपको जो है फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ कंप्यूटर के भी लेक्चर जो है वो मिलते जाएंगे। और फ्रेंड्स, पुराने जो कंप्यूटर के वीडियो जो है इसी चैनल के ऊपर मैंने 4 वीडियोस अपलोड किए हैं। वो थ्योरेटिकल के साथ साथ उसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जा के उनको डिटेल में समझाया है। अगर आप वो भी लेक्चर देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, वो भी प्लेलिस्ट के अंदर पड़े हुए हैं, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। और जो न्यू सीरीज़ है उसकी भी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई है। तो आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स, अब मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे भी द नॉलेज रेस से अकाउंट है और सेम लोगो आपको हर जगह पे देखने को मिलेगा। तो टेलीग्राम के ऊपर फ्रेंड्स, जहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ आपको डिफरेंट पीडीएफ जो है प्रोवाइड करूँ। कुछ मैंने अपलोड की भी हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाके उन्हें देख सकते हो। तो आइए फ्रेंड्स, लेक्चर की शुरुआत करते हैं। फंडामेंटल राइट्स, द फ्रेंड फंडामेंटल राइट्स जो है और एनश्राइंड इन पार्ट 3, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 जो है उसमें आते हैं। और ये आर्टिकल 12 to 35 आते हैं फ्रेंड्स। आपको ये याद रखना है, 12 to 35 फंडामेंटल राइट्स आते हैं। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं फ्रेंड, वो कहाँ से लिए गए हैं? वो लिए गए हैं टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वहाँ से लिए गए हैं। और वहाँ पे इन्हें अमेरिका में जो हमारे फंडामेंटल राइट यहाँ पे हैं, वहाँ पे इन्हें क्या बोलते हैं? वहाँ पे फ्रेंड बोलते हैं बिल ऑफ राइट्स। और ये बिल ऑफ राइट्स जो है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में जो है, वहीं से हमारे फंडामेंटल राइट्स को ड्राइव किया गया है। पार्ट 3 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है फ्रेंड, वो क्या है? इसको ये भी कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन राइट डिस्क्राइब्ड एज माग्ना कार्टा भी कहते हैं ऑफ इंडिया। जो माग्ना कार्टा क्या होता है फ्रेंड्स? 1215, आज से फ्रेंड्स लगभग 800 साल पहले ब्रिटेन के अंदर क्या हुआ था? कुछ रिवेल ग्रुप ने वहाँ पे अटैक कर दिया गया था और लंदन को उन्होंने कैप्चर कर दिया था। और वहाँ पे क्या था, लंदन में ही वहाँ का जो राजा था, और इस रिवेल ग्रुप के बीच और वहाँ के राजा के बीच बाद में एक पीस ट्रीटी साइन होती है। और उसी पीस ट्रीटी को माग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। और ये माग्ना कार्टा क्या था फ्रेंड्स? उसी पीस ट्रीटी के अंदर क्या था? लोगों के राइट्स जो है, अधिकार जो है, हक जो है, वो उसको डिफाइन कर दिया गया था। और उसमें क्या लिखा था? माग्ना कार्टा एस्टेब्लिश्ड दैट एवरीवन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, इवन किंग। सारे लोग जो है वो लॉ की नज़र में बराबर होंगे, चाहे वो राजा है, चाहे वो कोई ऑर्डिनरी पीपल है, मिडिल क्लास है, या कोई भी है, वो सारे जो है लॉ की नज़र में बराबर हैं। और लोगों को क्या क्या मिलेगा, जिस सारा का सारा उसमें डिफाइन किया गया था। इसीलिए पहली बार जो 1215 में 800 साल पहले जो बात होती है, और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1950 में जब लागू हुआ, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसे जो है माग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाने लगा। इट कंटेन्स ए वेरी लॉन्ग एंड कम्प्रीहेंसिव लिस्ट ऑफ जस्टिसेबल फंडामेंटल राइट्स। फ्रेंड्स, जस्टिसेबल क्या होता है, इसका भी आपको मीनिंग पता होना चाहिए। जस्टिसेबल फ्रेंड्स वो चीज़ होती है जिसको आप क्लेम करके भी ले सको। यानी अगर कोई भी राइट आपका, फंडामेंटल राइट आपका हनन होता है, कोई आपको फंडामेंटल राइट से अगर बाहर रखा जाता है, कोई भी सरकार जहाँ कोई भी उसको नहीं देता है आपको, जहाँ किसी भी तरीके के साथ आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन, जो भी डिटेल में फंडामेंटल राइट हम आर्टिकल टू आर्टिकल फ्रेंड्स आने वाले वीडियो सीरीज में पढ़ेंगे। 12 to 35 जो आर्टिकल हैं, इनमें ईच एंड एवरी पॉइंट डिटेल में देखेंगे। तो जो सारे के सारे आर्टिकल जो हैं वो आपको जो है जो जस्टिसेबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, आप लीगली भी उनको ले सकते हो, आप उनके लिए क्लेम कर सकते हो, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसका हनन करती है। तो इसके साथ ही फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके सिलेबस में भी मेंशन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये खत्म करने के बाद हम उसको स्टार्ट करेंगे। तो वो फ्रेंड्स याद रखना है आपने, नॉन जस्टिसेबल है। अगर वो आपको मिलते हैं तो भी ठीक है, नहीं मिलते हैं तो भी ठीक है।
आप उसके लिए क्लेम नहीं कर सकते। यू कैन नॉट गो टू द जुडिशरी फॉर एनफोर्समेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर राइट, बट जस्टिसएबल में आप यू कैन गो टू द जुडिशरी फॉर योर क्लेम ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर राइट। तो चलिए फ्रेंड आगे देखते हैं। फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमें ग्रांटेड मिलते हैं, ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑल पर्सन्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। आपके ऊपर किसी भी तरीके का भेदभाव जो है, फिरका परस्ती जो है वो नहीं की जाती है। चाहे आप किस धर्म से हो, किस जाति से हो, आप अमीर हो, गरीब हो, तो जिस भी तरीके, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है आपका, जहाँ आपका जेंडर क्या है, मेल हो, फीमेल हो, जहाँ ट्रांसजेंडर हो, तो किसी भी तरीके से आप में जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाती है। आप सबको जो है फंडामेंटल राइट्स जो है वो मिलते हैं। फंडामेंटल राइट आर मीन फॉर प्रमोटिंग द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। इन फंडामेंटल राइट्स ने क्या किया, हमारे यहाँ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को बढ़ाया। जानी प्लेट डेमोक्रेसी के अंदर तो आपको पता है फ्रेंड्स, सब जो है किसी भी तरीके की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है, एवरीवन इक्वल होता है, और ये जो है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करते हैं। और इसके साथ ही प्रिवेंट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटेरियन एंड डेस्पोटिक रूल इन द कंट्री। फ्रेंड्स कंट्री के अंदर, देश के अंदर हमें यहाँ पे कोई डिक्टोरियल नेचर सरकार का देखने को नहीं मिलता है। फंडामेंटल राइट जो है उनको रोकते हैं। सरकार की मनमानी, सरकार की गुंडागर्दी, सरकार की जोर ज़बरदस्ती, किसी भी तरीके का ऐसा लॉ जो सरकार वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती है जो आपके राइट को वायलेट करता हो। फ्रेंड्स प्रोटेक्ट द लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑफ द पीपल। फंडामेंटल राइट्स आपकी लिबर्टी यानी आज़ादी जो आपकी है उसको क्या करते हैं, उसको प्रोवाइड आपको करते हैं। अगर हम शॉर्ट वे से देखें फ्रेंड तो क्या है, फंडामेंटल राइट का एम जो है एस्टेब्लिशिंग ए गवर्नमेंट ऑफ लॉ नॉट ऑफ मैन। तो फंडामेंटल राइट्स जो है ये आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट ऑफ लॉ, यानी ऐसी सरकार जिसमें लॉ ही सबसे ऊपर हो और लॉ के जरिए ही वो सरकार चलती हो, ना कि नॉट ऑफ मैन, किसी इंसान के द्वारा चलाई जाने वाली, जहाँ उसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हों तो उसके ऊपर जो है देश चले, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट फ्रेंड, ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर 7 फंडामेंटल राइट्स। हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था फ्रेंड 1950, 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ था, उसमें 7 फंडामेंटल राइट थे। पहला था फ्रेंड राइट टू इक्वालिटी 14 to 18। उसके बाद राइट टू फ्रीडम जे आर्टिकल आते हैं फ्रेंड्स 19 to 22। उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल जो फ्रेंड 23 to 24 के अंदर आते हैं, और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 to 28 आते हैं, और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 to 30 आते हैं, और राइट टू प्रॉपर्टी 31 के अंदर आता है, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है आर्टिकल 32 के अंदर आता है। फ्रेंड्स ये आपको एक एक याद रखना है। कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में सीधा सा पूछ लिया जाएगा कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो हैं वो कहाँ से कहाँ तक आते हैं, और ये ऑलरेडी कम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है इनमें से, तभी मैं आपको बता रहा हूँ इसके ऊपर फोकस करके कि आपको क्या करना है, ये याद रखना है कि कौन सा आर्टिकल जो है वो कहाँ, मतलब कौन सा जो आपका फंडामेंटल राइट है वो कहाँ से कहाँ तक आता है। तो बहुत बार जो है एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है, जैसे ये पूछ लिया जाएगा राइट टू फ्रीडम जो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक आते हैं, या फिर राइट टू प्रॉपर्टी जो कौन से आर्टिकल के अंदर था, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो कौन से आर्टिकल के अंदर था। तो इस तरीके से कई बार पूछ लिया जाता है। जब ग्रुप ऑफ आर्टिकल आपको पूछ लिया जाता है, जैसे ग्रुप ऑफ आर्टिकल ये राइट टू इक्वालिटी जो है वहाँ पे ऑप्शन में दे दिया जाएगा 14 to 18, 90 to 22। तो आपको जो पता होना चाहिए कि राइट टू इक्वालिटी जो है 14 to 18 ही आता है। तो ये आपको पूरा का पूरा याद रखना है, और जहाँ तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जहाँ इसके साथ ही आप जो इसे नोट डाउन कर लो। पिछली स्लाइड के अंदर फ्रेंड 1 मिनट देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए बनते हैं। तो ये जो है फ्रेंड्स ये आपको पूछा जाएगा, ये बहुत बार जो है कम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पार्ट 3 जो है वो किससे डील करता है, हमारे जो है फंडामेंटल राइट कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। और अगर अमेरिका में कई बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि यूएसए में इनको क्या बोलते हैं, और माग्ना कार्टा क्या होता है, जस्टिसेबल हैं जो फंडामेंटल राइट्स या नहीं हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपको आते हैं, और इनमें से बहुत जिनको भी मैंने बोल्ड किया है जो डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो फ्रेंड यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बनता है, आप एक बार इसे देख लीजिएगा ज़रूर। तो हम वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स राइट टू प्रॉपर्टी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, देखिए यहाँ पे 7 है, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी फ्रेंड्स अभी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में नहीं आता है। तो ये क्यों नहीं आता है, क्यों हटाया गया था, क्या वजह थी, ये आज के वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। आने वाले वीडियो जब आर्टिकल 31
पे हम पहुंचेंगे। अगले जो वीडियो होंगे 14 से हम 35 तक, यानी 14 नहीं है फ्रेंड्स, 12 to 35 आते हैं जी। तो मैक्सिमम बुक्स जो आपको 14 to 32 तक ही दिखाती हैं। तो मैं इन सब राइट्स को जो है डिस्कस करूँगा, जो भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में अभी नहीं आता है, तो आइए इसको देखते हैं। कब हटा था? राइट टू प्रॉपर्टी वॉज डिलीटेड फ्रॉम दिस लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जा सकता है कि राइट टू प्रॉपर्टी वो भी फंडामेंटल राइट है या नहीं है। वो नहीं है, और अगर नहीं है तो उसको कब हटाया गया था? 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में उसे हटा दिया गया था। और आज राइट टू प्रॉपर्टी कहाँ पे है फ्रेंड्स? आज जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो अंडर आर्टिकल 300A के अंदर आता है, और 300A जो है वो पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है। आप अभी जो 31 जो हमारे फंडामेंटल राइट में नहीं है फ्रेंड, और ना ही जो फंडामेंटल राइट है, तो अब जो 300A के अंदर आता है और पार्ट 12 कॉन्स्टिट्यूशन उसके अंदर आता है, और प्रेजेंटली हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो 6 ही है। फ्रेंड्स अब देखते हैं कि फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स क्या है। देखिए फ्रेंड्स, सम फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है हमारे देश के नागरिक जो हैं, हमारे देश के जो सिटीजन हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को मिलते हैं। और कुछ जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सबको मिलते हैं, चाहे वो पर्सन वेदर सिटीजन हो, फॉरेनर हो, या फिर लीगल पर्सन्स लाइक ऑपरेशंस और कंपनी, कोई कॉर्पोरेशन हो, कोई कंपनी हो, जहाँ उसमें काम करने वाले लोग हैं, जो भी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो सबको ये अधिकार मिलते हैं। लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट हमारे सबको नहीं मिलते हैं फ्रेंड्स। वो कौन कौन से राइट हैं वो भी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, एक एक आर्टिकल करके उन्हें हम समझेंगे। नेक्स्ट जो है फ्रेंड, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। ये आपको फ्रेंड थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है, आप ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा कि एब्सोल्यूट और क्वालिफाइड क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, एब्सोल्यूट वो चीज़ होती है जो हर कंडीशन में, हर सर्कमस्टेंसेस में आपको मिलती है, वो हो गया एब्सोल्यूट। किसी भी तरीके की सिचुएशन हो, जो भी हो, आपको वो चीज़ मिलनी ही मिलनी है। और क्वालिफाइड होता है कि सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से, अगर हालात ठीक है तो वो चीज़ आपको मिलेगी, अदरवाइज वो चीज़ नहीं मिलेगी। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो भी फ्रेंड्स एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड हैं। ये क्यों हैं, जो इसी वीडियो में हम जो है नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर जो है देखते हैं, डिटेल में मैं इसके ऊपर बात करता हूँ कि वो एब्सोल्यूट कैसे हैं, कैसे नहीं है, और क्वालिफाइड कैसे हैं। इसी वीडियो में फ्रेंड्स उसको भी डिस्कस करेंगे। तो स्टेट क्या कर सकती है? इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन देम वेदर सच रिस्ट्रिक्शन आर रीजनेबल और नॉट इज डिसाइडेड बाय द कोर्ट। फंडामेंटल राइट्स के ऊपर स्टेट जो है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। अगर स्टेट को लगे कि अभी हालात जो है वो ठीक नहीं है, तो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगानी है, तो वो कब लगेगी वो भी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं। तो ये डिसाइड कौन करेगा, वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है या नहीं है, उसको डिसाइड करेगा कोर्ट। फ्रेंड्स, देर आर जस्टिसेबल अलाइंग पर्सन टू मूव द कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट। ये फ्रेंड्स अभी हमने डिस्कस कर दिया पीछे कि जस्टिसेबल होता है कि जिसके लिए आप क्लेम कर सकते हो। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी सरकार आपके इवन के प्राइवेट इंडिविजुअल, कोई भी आम नागरिक जो किसी गवर्नमेंट के दायरे में नहीं आता है, तो वो भी अगर आपके फंडामेंटल राइट का हनन करता है, तो आप उसके लिए भी कोर्ट में जा सकते हो अपने राइट्स को लेने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट देखते हैं। सम ऑफ देम आर नेगेटिव इन कैरेक्टर दैट दे इम्पोज लिमिटेशन ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। देखिए फ्रेंड्स, फंडामेंटल राइट्स जो आपको दोनों तरीके से मिल जाएंगे, कुछ वो नेगेटिव सेंस में और कुछ वो पॉजिटिव सेंस में है। ये क्या होता है, इस चीज़ को भी समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फंडामेंटल राइट्स जो नेगेटिव सेंस में तब हैं जब वो स्टेट के ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। फ्रेंड्स, स्टेट जब भी मैं बात करता हूँ तो स्टेट किसी भी गवर्नमेंट को फ्रेंड हम बोलते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की आपकी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, जहाँ इवन के लोकल बॉडीज़ है, जैसे थर्ड टाइप की हमारी लोकल गवर्नमेंट भी आती है। तो नेगेटिव कैरेक्टर ये होता है कि जब ये फंडामेंटल राइट जो है किसी स्टेट के ऊपर जो है वो क्या करते हैं, लिमिटेशन लगाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, स्टेट के ऊपर लिमिटेशन लगाते हैं फंडामेंटल राइट्स कि आप ये नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो, आपको इक्वालिटी प्रोवाइड करनी है, आप किसी की इक्वालिटी जो है छीन नहीं सकते हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको प्रोवाइड करनी है, वो आप किसी की रोक नहीं सकते हो। तो इस तरीके से जो है लिमिटेशन स्टेट के ऊपर आती हैं, तो वो नेगेटिव इन कैरेक्टर है। और पॉजिटिव इन कैरेक्टर में फ्रेंड्स ये आता है कि लोग ये कर सकते हैं, आप बोल सकते हो, आप कहीं मूव कर सकते हो, आप कहीं सेटल हो सकते हो। तो जिस सारे के सारे लोगों को जो मिलते हैं तो वो पॉजिटिव इन कैरेक्टर हैं, और जो नेगेटिव हैं जब वो स्टेट के ऊपर लिमिटेशन लगाते हैं फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट फ्रेंड,
नेक्स्ट क्या है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स ओनली बाई ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। देखिए फ्रेंड्स, पार्लियामेंट जो हमारे फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकती, उसके पास ये अथॉरिटी है, लेकिन वो कैसे कर सकती है, वो फ्रेंड्स वो करेगी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है, बहुत बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होती है वो कौन से आर्टिकल के अंडर होती है। वो होती है फ्रेंड्स 368 आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसके अंदर हमारी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ही क्या कर सकते हो आप, फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हो। अदरवाइज सिंपल मेजोरिटी या ऐसे एक्ट ला के आप इसे अमेंड नहीं कर सकते हो। उसमें क्या होता है, 2/3 मेजोरिटी फ्रेंड्स 68 के अंदर, 368 के अंदर 2/3 मेजोरिटी जो है बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा में चाहिए पास होने के लिए बिल। फिर भी उसके बाद वो 50% जो है स्टेट रेटिफिकेशन चाहिए, मतलब 50% जो है उस स्टेट से परमिशन मिलनी चाहिए। जैसे फ्रेंड्स अभी लास्टली ही हुआ है, जैसे हमारा जीएसटी हुआ है, तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी, उसमें 50% जो है स्टेट की रेटिफिकेशन चाहिए होती है। तो जो इस तरीके से जो है उसके बाद प्रेसिडेंट की असेंट चाहिए होती है, तो तब वो जो है अमेंड होता है। लेकिन वहाँ पे भी एक कंडीशन है कि आप बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको चेंज नहीं कर सकते हो। फ्रेंड्स, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है कि जैसे हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, फंडामेंटल राइट लोगों को प्रोवाइड करने हैं, डेमोक्रेसी है इंडिया के अंदर, तो ये ऑल दीज आर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आप इनको ख़त्म नहीं कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स, फंडामेंटल राइट कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। पीछे हमने जब अभी पिछली स्लाइड में ये चीज़ देखी थी कि फंडामेंटल राइट जो हमारे हैं वो क्या है, वो क्वालिफाइड हैं फ्रेंड्स, नॉट एब्सोल्यूट हैं। वो कैसे, जब भी हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगती है तब फंडामेंटल राइट्स जो है वो सस्पेंड होते हैं। तो नेशनल इमरजेंसी फ्रेंड्स 352 आर्टिकल के अंडर लगती है। 352 आर्टिकल के अंदर दो तरीके की हमारी नेशनल इमरजेंसी आती है। एक हमारी जो है नेशनल इमरजेंसी तब लगती है जब कोई दूसरा देश हमारे देश के ऊपर अटैक कर ले, तो तब जो है वो इमरजेंसी लगती है। ऐसी इमरजेंसी को फ्रेंड क्या बोलते हैं, हम एक्सटर्नल एग्रेशन बोलते हैं या फिर एक्सटर्नल इमरजेंसी बोलते हैं, जब किसी दूसरे देश से हमारे देश को थ्रेट हो, जहाँ यहाँ पे कोई दूसरा देश अटैक कर जाए। तो दूसरा होता है फ्रेंड्स इंटरनल इमरजेंसी, वो भी 352 आर्टिकल के अंडर ही लगती है। तो 352 आर्टिकल के अंदर इंटरनल इमरजेंसी क्या होता है फ्रेंड्स, इंटरनल इमरजेंसी देखिए फ्रेंड्स 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये चीज़ याद कर लीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था फ्रेंड्स 1978 में हुआ था। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में हुआ फ्रेंड्स। इसमें क्या था कि जो इमरजेंसी है ना, इंटरनल इमरजेंसी, उसको क्या कर दिया गया था, उसको डिफाइन कर दिया गया था 1975 में। आपको पता है फ्रेंड्स, जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी हमारे देश में, एक ही टाइम इंटरनल इमरजेंसी लगी थी, तो वो 19 मंथ तक, 19 महीने तक वो रही थी। और आज तक भी उसको क्रिटिसाइज किया जाता है, सबसे जो है डार्केस्ट पीरियड भी बोला जाता है कि उस इमरजेंसी के, मतलब विदाउट एनी रीज़न कि देश को एक पूरा का पूरा जेल खाना बना दिया था। तो इस चीज़ को रोकने के लिए 1978 में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट होती है। और उस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग क्या था फ्रेंड्स, ये था कि जो इंटरनल इमरजेंसी अगर देश में लगेगी वो सिर्फ और सिर्फ तब लगेगी जब आर्म्ड हमारी रिबेल करेगी, जब आप हमारी आर्मी जो है वो ही विद्रोह पे उतर आएगी, तो तब नेशनल इमरजेंसी जो इंटरनल लगाई जाएगी। अदरवाइज किसी भी कंडीशन के ऊपर इंटरनल इमरजेंसी जो है देश में नहीं लगेगी। तो ये जो है 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में ये चीज़ जो थी डिफाइन कर दी गई थी। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं हम कि क्या होता है। ये फ्रेंड्स जो दो हमारे आर्टिकल हैं 20 और 21 जो है ये सस्पेंड होते हैं, ये सस्पेंड नहीं होते हैं नेशनल इमरजेंसी में। बाकी जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो सारे सस्पेंड हो जाते हैं। तो आइए अगली स्लाइड के अंदर देखते हैं ये क्या था। नेशनल इमरजेंसी इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स क्या होता है फ्रेंड्स, दो आर्टिकल आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, एक 358 आर्टिकल है और 359 आर्टिकल है। फ्रेंड्स 358 जो आर्टिकल है उसके अंडर क्या आता है, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ द नेशनल इमरजेंसी ऑन द फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 358 डील्स विद द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड बाय आर्टिकल 19। देखिए फ्रेंड्स आर्टिकल 19 के अंदर जो भी आता है 6 फ्रीडम आती हैं फ्रेंड्स। और जब ये हम आर्टिकल टू आर्टिकल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे तो ये एक एक आर्टिकल में आपको समझाऊंगा। और यहाँ से फ्रेंड 2018 के अंदर जम्मू एंड कश्मीर में क्या हुआ था,
पटवारी का और नायब तहसीलदार का एग्जाम हुआ था, इन दोनों में से किसी एक एग्जाम में मैंने इस क्वेश्चन को देखा था कि जो आर्टिकल 19 से क्वेश्चन डायरेक्टली जो है उसमें पूछ लिया था। तो ये फ्रेंड्स अभी नहीं है, ये MCQ है पूरा, तो ये नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा। पहले आर्टिकल डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है वो MCQ के बारे में मैं बताऊंगा कि वो कहाँ से आया था। तो अभी के लिए आपके लिए इतना ही है कि 358 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है वो सिर्फ और सिर्फ डील करता है किसके साथ, आर्टिकल 19 के साथ, और 359 जो आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो डील करता है बाकी सारे फंडामेंटल राइट को, सिर्फ 19 आर्टिकल को छोड़ के। 19 आर्टिकल के अंदर फ्रेंड्स जब 6 फ्रीडम हमें मिलती हैं, उसके साथ क्या होता है, जब भी हमारी नेशनल इमरजेंसी जो है डिक्लेयर होती है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाती हैं। और एक भी क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑलरेडी पूछ चुके हैं कि कौन सा आर्टिकल जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है जो ऑटोमेटिकली सस्पेंड होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं, जो ऑटोमेटिकली सस्पेंड होता है फ्रेंड्स वो है आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए 358 के अंदर क्या होता है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली व्हेन नेशनल इमरजेंसी ऑन एक्सटर्नल एग्रेशन। देखिए फ्रेंड्स 1900 मैंने अभी बताया आपको 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो 1978 में हुआ, तो इसमें ये चीज़ डिफाइन कर दी गई थी कि इंटरनल इमरजेंसी कभी भी नहीं लगेगी विदाउट आर्म्ड रिवेल। और जब आर्म्ड रिवेल करेगा यानी 19 आर्टिकल ऑटोमेटिकली सस्पेंड तभी होगा जब हमारे देश में क्या होगा, एक्सटर्नल इमरजेंसी होगी, नॉट इंटरनल इमरजेंसी। इंटरनल इमरजेंसी की वजह से आर्टिकल 19 के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरा जो है 359 आर्टिकल जो है वो ये कहता है फ्रेंड्स, सस्पेंशन द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट फॉर ए पीरियड स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट चाहे, देखिए ये तो 19 आर्टिकल जो है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। और 359 के अंदर क्या है, जब भी हमारी इमरजेंसी लगेगी वो किसी भी ग्राउंड के ऊपर लगेगी, एक्सटर्नल लगेगी या फिर इन केस ऑफ इंटरनल लगेगी, यानी दोनों के ऊपर जो है 359 जो है लागू होता है। और उस टाइम हमारे कौन से फंडामेंटल राइट जो है 20 और 21 को छोड़ के, उसको फिर से डिस्कस करते हैं, उसको छोड़ के बाकी प्रेसिडेंट जो है एक नोटिफिकेशन से उन जो है हमारे फंडामेंटल राइट है उनको रोक सकते हैं, उनको सस्पेंड नहीं होंगे बल्कि वो उनकी एनफोर्समेंट फ्रेंड। ये देखिए आर्टिकल 19 जो है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा, लेकिन अदर जो आर्टिकल हैं वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होंगे। प्रेसिडेंट जो है उनको एक नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कुछ देर के लिए, समय काल के लिए उनको क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, उनकी एनफोर्समेंट जो है वो रोक सकते हैं। तो फ्रेंड पिछली स्लाइड के अंदर देखते हैं इनके साथ क्या होता है, ये जो आर्टिकल 20 और 21 है ये फ्रेंड किसी भी कंडीशन में आपके जो है वो नहीं होंगे, हटेंगे नहीं, क्योंकि 20 के अंदर फ्रेंड क्या होता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। जब कोई भी इंसान कोई भी किसी भी क्राइम के लिए उसको अरेस्ट किया गया है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं, चाहे हमारी पुलिस है या कोर्ट है, तो अरेस्ट किया जब तक उसके ऊपर केस चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उसकी लाइफ कोई ले ले या कुछ भी उसके साथ कर ले, तो ये जो है ड्यूरिंग इमरजेंसी भी जो है लागू रहता है। और डिटेल में इसके ऊपर जब आर्टिकल टू आर्टिकल पढ़ेंगे फ्रेंड तब डिस्कस करेंगे। और 21 के अंदर क्या आता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी फ्रेंड आता है। और राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी यानी किसी भी कंडीशन में, चाहे वो इमरजेंसी हो या नॉर्मल कंडीशन हो, आपकी ज़िंदगी लेने का हक जो है वो किसी को भी नहीं है। तो ये दो जो आर्टिकल हैं वो हर कंडीशन में जो है लागू रहते हैं। तो ये था फ्रेंड्स पूरा का पूरा जो है फंडामेंटल राइट के ऊपर। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगी। और वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, जो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जो है उन तक भी पहुंच जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।